अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोशन। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इसके अलावा वेलोसिटी एक्सेलरेशन के टाइप्स क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्या है, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। अभी हम पढ़ने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द मोशन। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का अगर ग्राफ बनाएं यानी वेलोसिटी का ग्राफ बनाएं तो वो कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेलोसिटी का, जीरो वेलोसिटी कहां पर हमें पता चलेगा। वेलोसिटी और टाइम का अगर हम ग्राफ बनाएं, एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना चाहें तो वो किस तरीके से बनेगा वो हम समझते हैं। सबसे पहले ग्राफ क्या है, व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ इट इज पिक्टोरियल display of two dependent quantities. X एक्सिस और Y एक्सिस। X एक्सिस पर हमने टाइम ड्रा किया है, Y एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट ड्रा किया है। इस ग्राफ को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है। अगर हम ग्राफ को समझना चाहते हैं कि ग्राफ में अगर कोई लाइन ड्रा की हुई है, ग्राफ की जो लाइन है वो किस चीज को शो कर रही है, तो उसके लिए हमें समझना चाहिए मैथमेटिक्स का टर्म जिसको हम स्लोप कहते हैं। स्लोप, स्लोप का मतलब होता है y axis, the value of y axis divided by the value of x axis, rise upon run। y axis पर जो वैल्यू है, जो पॉइंट्स के बीच में, उसको डिवाइड करेंगे x axis पर। rise का मतलब y, run का मतलब x। इन दोनों की जो डिवीजन है या रेशियो है, इसको हम स्लोप कहते हैं। स्लोप इज इक्वल टू rise upon run। डेल्टा y चेंज इन y axis, there are two values of y, for suppose यहां पर y1 है, ये y2 है, तो चेंज विल बी डेल्टा y। ये x1 है, ये x2 है, चेंज विल बी डेल्टा x। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर हमारे पास कोई ग्राफ हो जिसमें वैल्यूज दी गई हो तो हम इन दोनों का रेशियो मिलाएंगे तो हमें पता चलेगा स्लोप का। स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारी जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। यहां पर अगर हम देखें, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द टाइम ग्राफ। द फर्स्ट लाइन दैट वी हैव ड्रॉन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये लाइन शो कर रही है कि ये लाइन, इस लाइन में टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टाइम। टाइम इंक्रीज हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रही। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रही, इट मींस द पार्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। यहां पर कोई भी नंबर लिखा हुआ होता, कोई भी मैग्नीट्यूड होता, 50 40 30 कुछ भी हो, लेकिन वो उसी जगह पर है एंड द टाइम इज इंक्रीजिंग, टाइम इज पासिंग। अगर आप x2 और y2 से माइनस करेंगे, y1 50 से 50 माइनस करेंगे तो आएगा, जवाब आएगा 0। इसका मतलब नो डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो वेलोसिटी और स्पीड 0 होती है। दिस लाइन इज शोइंग 0 स्पीड और 0 वेलोसिटी। 0 वेलोसिटी, इट मींस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। द टाइम इज पासिंग बट द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, इट मींस इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी लाइन अगर टाइम की तरफ, जिस एक्सिस में टाइम है उस तरफ पैरेलल में होगी, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। आ जाते हैं इस लाइन पर। द लाइन डेट, द ग्राफ की ये जो लाइन है वो इक्वल पार्ट्स में इंक्रीज हो रही है इन द एक्स एक्सिस एंड इन द वाई एक्सिस। जितना एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस पर जो टाइम है उसका, उतना ही y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड में चेंज आ रही है। टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों में टाइम के हिसाब से इक्वल चेंजेस आ रही है। इस वजह से ये जो ग्राफ है वो शो करता है यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द स्लोप इज कांस्टेंट। इस ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट है। इस ग्राफ में जीरो वेलोसिटी के ग्राफ में स्लोप इज 0, इट मींस द वेलोसिटी इज 0। इस ग्राफ में स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। अगर ये ग्राफ हम देखें
इस टाइप का जो ग्राफ होता है जिसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, the slope is increasing with the time, the value of y is increasing with the value of x, sorry this is decreasing, y की वैल्यू पहले इंक्रीज होती है, उसके बाद y की वैल्यू कांस्टेंट या डिक्रीज होना शुरू होती है और टाइम इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब this kind of graph is showing decreasing velocity or the decrease in velocity, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है, इसका मतलब y or the rise is decreasing and the run is increasing with the time, with the passage of the time, it means the graph is showing decreasing velocity। इस किस्म का जो ग्राफ है वो decreasing velocity को शो करता है। अगर कोई ग्राफ है, फॉर सपोज ये ग्राफ है, ये ग्राफ की जो लाइन है, इसमें पहले टाइम इंक्रीज होता है, the x has more value and the y has less value, it means after a small jump, इसके बाद टाइम कम होता है and the distance is larger or the displacement is larger। इसका मतलब इन स्पीड यहाँ पर और वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। This kind of graph shows increasing velocity। अगर आपको कोई भी ग्राफ फाइंड करना है तो आप दोनों एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी वाई यानी स्लोप राइज अपॉन रन, राइज की वैल्यू को रन की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, वाई के चेंज को एक्स की चेंज से डिवाइड करेंगे। फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ यू विल गेट द ग्राफ एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट ईदर इट इज शोइंग इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आपको इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। हर पॉइंट पर आप स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चलेगा if the slope is increasing the quantity is increasing, if the slope is constant the quantity is constant, if slope is decreasing we are getting the less value of slope, तो आपको पता चलेगा the quantity is decreasing। अगर स्लोप जीरो होगा तो आपकी क्वांटिटी जीरो होगी। इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन के ग्राफ को समझ सकते हैं। ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी एंड द टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows acceleration। यहां पर ये इसी लाइन की तरह एक तरफ है, it means velocity is constant and the time is changing, it means this shows uniform velocity। acceleration है ही नहीं, सिर्फ velocity एक ही है तो इसको uniform velocity हम कह सकते हैं। acceleration zero, uniform velocity और zero acceleration same thing। the line जो इस सेंटर पर ग्राफ की लाइन है ये कांस्टेंट को शो करती है, इक्वल मैग्नीट्यूड विद इक्वल टाइम, चेंज जो वेलोसिटी में आ रही है वो इक्वल ही होती है टाइम के हिसाब से, इस वजह से इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरीके से द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये टाइम के हिसाब से डिक्रीज होता जाता है, स्लोप की वैल्यू डिक्रीज होती है, इस वजह से ये जो लाइन है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो करती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करती है। और ये जो लाइन है here the slope is increasing with the time, this line will show the increasing acceleration or the positive acceleration। इसी तरीके से हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन के लिए। आप स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप की जैसे ही वैल्यू इंक्रीज हो तो आप समझ लेना कि ग्राफ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर स्लोप डिक्रीज हो तो वो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन और फ्री फॉल मोशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस द इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन दिस लेक्चर। इक्वेशंस ऑफ मोशन ऐसी सेट ऑफ इक्वेशंस को कहते हैं जो गैलीलियो ने दी थी, जो हम इस्तेमाल करते हैं मोशन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम दिए गए हो तो हम उनको सिर्फ एक्सेलरेशन के फार्मूले या स्पीड के फार्मूले से या वेलोसिटी के फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें हमें हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, एक्सेलरेशन और टाइम दिया जाता है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें हमें वेलोसिटी दी जाती है, टाइम नहीं दिया जाता, एक्सेलरेशन दी जाती है, डिस्टेंस पूछा जाता है या एक्सेलरेशन पूछी जाती है, तो वहां पर हम ये इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं। द सेट ऑफ इक्वेशन that is used for solving the problems related to motion is called as equations of motion। तीन इक्वेशंस है ऑलमोस्ट जिनको हम अभी ड्राइव नहीं कर रहे। इक्वेशंस ऑफ मोशन, set of equations used to
solve different problems related to motion is called इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कहते हैं, जो कि 3 है. फर्स्ट इक्वेशन इज कॉल्ड Vf is equal to Vi plus At. This is used for finding out the final velocity when initial velocity, acceleration and the time is given. Second equation of motion is S, distance or displacement is equal to Vi t plus 1 upon 2 At square. This equation is used when displacement, we have to find displacement or any other variable in the equation. जब हमें कोई चीज फाइंड करनी हो, initial velocity, time और acceleration हमें दिए गए हो. Third equation is 2as is equal to Vf square minus Vi square. अगर हमें acceleration या displacement या distance फाइंड करना हो, हमें initial और final velocity दी गई हो, तो हम इन equations को इस्तेमाल करते हैं. These equations were given by Galileo. इसके बाद हम पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के जो है अराउंड मूव करे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है उसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो, तो हम उसको मोशन अंडर ग्रेविटी करते हैं. अगर हम किसी भी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के बाद किसी हद पर जाता है, वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसके बाद वो नीचे आता है. द मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल मोशन इज द काइंड ऑफ मोशन in which the objects move under the action of gravity or under the action of gravitational force. इस kind of motion को हम motion under gravity कहते हैं, और free fall motion. Motion under gravity or free fall motion. Objects move under the action of gravitational force of earth. इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं किसी स्पीड या वेलोसिटी के साथ, तो ऑब्जेक्ट जब किसी हाइट पर पहुंचेगा और नीचे आएगा तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी वही होगी जिससे वो गया था, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द फ्री फॉल मोशन और उसके ड्यूरिंग या दौरान. इसके अलावा अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को सेम हाइट से फेंक रहे हैं, एक को किसी एंगल पर और दूसरे को उसी एंगल पर, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइम पर नीचे पहुंचेंगे, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ. इसके अलावा मास पर डिपेंड नहीं करता कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हेवी है और कितना लाइट है. अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप ऊपर से फेंक रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर सेम वेलोसिटी के साथ नीचे पहुंचेंगे. इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इसका जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, जिसको हम स्मॉल g से शो करते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से शो करते हैं. आगे हम पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन पैदा होती है फोर्स की वजह से. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से पैदा होती है. अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके जो नजदीक है या उसके सराउंडिंग में उन पर फोर्स अप्लाई करती है, और इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, उसकी जो वैल्यू है g, जिसको स्मॉल g से शो करते हैं, वो है ऑलमोस्ट 9.8 or 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर आप ऊपर जाएंगे या जमीन के कोर के अंदर जाएंगे तो उसकी वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस वो चेंज होती है. तो g जो है, g is the value or acceleration due to gravity which has value 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम ऑलमोस्ट कहते हैं राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. g की वैल्यू, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे बिकॉज़ इज एक्सेलरेशन क्वांटिटी. फोर्स का डायरेक्शन अर्थ की तरफ है, तो g का डायरेक्शन अगर अर्थ की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट अगर फॉलिंग होगा, फॉलिंग केस में होगा, उस अर्थ की तरफ आ रहा होगा, तो हम कहेंगे कि g की वैल्यू पॉजिटिव है. अगर हम उसको ऊपर फेंकेंगे, उसका मोशन ऊपर की तरफ होगा, तो हम g की वैल्यू नेगेटिव लेंगे. इक्वेशंस ऑफ मोशन इन द केस ऑफ g, अगर हम ऑब्जेक्ट्स का मोशन डिस्कस कर रहे हैं, फ्री फॉल मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इक्वेशंस हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि Vf is equal to Vi plus minus Gt. अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो हम प्लस माइनस g रखेंगे, अगर नीचे आ रहा है तो प्लस g रखेंगे. S is equal to Vit plus minus 1/2 Gt square. एक ही जगह हमने g रख दी है जो कि हमें मालूम है पहले से ही, एंड 2gs is equal to Vf square minus Vi square. अगर आप s की जगह
हाइट के h रखना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप रख सकते हैं। तो द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन द केस ऑफ g विल बी लाइक दिस। इसके अलावा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो उसकी वैल्यू फिक्स है 9.8 है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इस वजह से हमने ये लिख ली है। कहीं आगे चलकर अगर आप पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर्स में तो वहां पर इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस। जितना आप अर्थ से दूर जाएंगे तो इसकी वैल्यू में चेंज आती जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मोशन के रिलेटेड जो लॉज है फर्स्ट सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे इन ऑलमोस्ट 1697 17th सेंचुरी में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है इन क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। इस वजह से हम इसको न्यूटन एंड मैकेनिक्स भी कहते हैं, न्यूटन एंड फिजिक्स से। न्यूटन का बुक था प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें इसने ये जो लॉज है वो पब्लिश किए। न्यूटन के तीनों जो लॉज है वो डिस्क्राइब करते हैं फोर्स को। फोर्स क्या है? हम ये कह सकते हैं फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज पैदा कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट की या मोशन की स्टेट को चेंज करे तो उसको, उस एजेंट वाले सोर्स को हम फोर्स कहते हैं। हम फोर्स को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। In this case, however, there are many types of the forces. Forces बहुत किस्म की हैं। Fundamental forces है 4, gravitational, electromagnetic, weak nuclear, strong nuclear. But here we are discussing the force that is related to the motion. इसको हम contact force भी कह सकते हैं। तो न्यूटन के जो तीनों लॉज हैं वो फोर्स को डिस्कस करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑल द लॉज डिस्कस द फोर्स बिकॉज द कॉज ऑफ द चेंज इन मोशन। फोर्स इज कॉज ऑफ चेंज इन मोशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास मोशन होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ मोशन और यूनिफॉर्म मोशन हैज सम स्पीड और वेलोसिटी। अगर आप रेस्ट में तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में उसकी वेलोसिटी या स्पीड कुछ ना कुछ होती है। तो ये कहना कि फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, ये बात गलत है। हम ये कहेंगे फोर्स इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। फोर्स तब जब लगती है तो ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज आती है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट से वो मूव करना शुरू होता है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो जाती है, तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन पैदा हो गई। अगर वो मूव कर रहा होता है किसी स्पीड या वेलोसिटी से, फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो एक्सेलरेशन पैदा होती है। इन दोनों एग्जाम में ऐसा ही होता है, दोनों केसेस में ऐसा ही होता है। ये कहना कि फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन ये गलत है। सो वी विल कॉल इट फोर्स इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। तो फर्स्ट हम वी आर गोइंग टू डिफाइन फोर्स। व्हाट इज फोर्स? इट इज cause of change in motion, or it changes the state of rest or uniform motion. Simple definition. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे हम कह सकते हैं फोर्स इज पुश और पुल। फोर्स ऑब्जेक्ट्स की चेंज स्टेट्स को चेंज कर सकती है, उनके शेप्स के चेंज कर सकती है, उनको डिस्टॉर्ट कर सकती है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। फोर्स सब कुछ कर सकती है, लेकिन हम जो फोर्स पढ़ रहे हैं वो मोशन के रिलेटेड फोर्स है, तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट की रेस्ट या मोशन की स्टेट को चेंज करेंगे। तो जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का वो हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में, तो ऑब्जेक्ट अपनी उस स्टेट को बरकरार रखेगा, उसी स्टेट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसकी उस स्टेट को चेंज नहीं कर पाती या उसकी स्टेट को चेंज नहीं करती। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है या मैटर है तो उसके पास मास है। मास मैटर की वो क्वांटिटी है जो कि उसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज को रोकती है, जिसकी वजह से हम उसको इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मास। मास की इस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी जो मैटर है वो खुद ब खुद रेस्ट से मोशन में नहीं आता, ना ही यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में आता है। इस वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को बरकरार रखेगा, चाहे कोई भी स्टेट हो, रेस्ट वाली या यूनिफॉर्म मोशन वाली।
तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम इस तरीके से लिखेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट will remain in rest, and object in state of uniform motion will continue it so continued until or unless an unbalanced external force or forces act over it। दिस लॉ हम ये कह सकते हैं कि ये लॉ फोर्स को क्वालिटेटिवली डिफाइन कर रहा है। ये लॉ ये बता रहा है कि अगर फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होगा, फोर्स के ना होने से क्या होता है। तो दिस लॉ क्वालिटेटिवली डिफाइंस फोर्स। इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मास इनर्शिया इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मास। मास की वजह से ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में चेंज को रेजिस्ट करता है। ये मास इंट्रिंसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ये हमेशा सेम होती है, चेंज नहीं होती। तो इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं यहाँ इनर्शिया है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की जो स्टेट है वो बरकरार रखता है। तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। This law is also known as law of inertia। This law is also known as law of inertia। अब inertia क्या है? Inertia is the resistance or the measure of resistance to change in motion। आज इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, it is inability of object to change its state of motion। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि फोर्स को क्वालिटेटिवली डिफाइन करता है, जिसके मुताबिक अगर फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो है या एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो ऑब्जेक्ट अपने यूनिफॉर्म मोशन की या रेस्ट की जो स्टेट है वो उसको बरकरार रखेगा, उसको वो चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगती। तो सेकंड लॉ पर हम अब आते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ को हम डिस्कस करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स के बारे में हमें ज्यादा बताता है। फर्स्ट लॉ ने हमें बताया कि फोर्स अगर नहीं होती तो ऑब्जेक्ट्स अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट में बरकरार रखते हैं उसको। अगर फोर्स एक्ट हो जाए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो फिर उसमें क्या चेंजिंग आएगी, ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट ये है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट रेस्ट में अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में आप अगर उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा होगी, बिकॉज़ द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज आई यूनिफॉर्म मोशन वाले में या रेस्ट वाले में तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा होगी। और ये आगे ये कहता है कि वो एक्सेलरेशन जो है
वो डिपेंड करती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ। अब जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा एक्सेलरेट होगा। जितनी फोर्स कम अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट में उतनी कम एक्सेलरेशन पैदा होगी। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, क्योंकि एक्सेलरेशन आगे लॉ ये कहता है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट जितना हैवी होगा, आप अगर फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कम पैदा होगी। अगर वही फोर्स अगर आप कम मास वाले ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगी। इसका मतलब द रिलेशन ऑफ द फोर्स एंड द मास इज एक्सेलरेशन and the mass is inversely proportional and the force and the acceleration is directly proportional। ये जो हमें क्वांटिटेटिवली फोर्स के बारे में बताता है, एक फार्मूला देता है कि फोर्स ऑफ द मोशन है क्या, जो किसी भी मोशन को चेन का काज बनती है। तो इसको लिखते हैं हम, न्यूटन सेकंड लॉ सेज if the force is applied on an object, there will be acceleration produced। That acceleration is directly proportional to the applied force and inversely proportional to mass of object। इसको अगर हम मैथमेटिकल लिखने की कोशिश करें, मैथमेटिकली acceleration produced is directly proportional to force, acceleration produced is inversely proportional to mass। अगर हम दोनों को कंबाइन करके लिखें, acceleration proportional is sin f upon m। अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट पुट करेंगे, a is equal to k f upon m, k is the constant। k की जो वैल्यू है ऐसा सिस्टम में वो 1 है, therefore the formula will be a is equal to f upon m। इसको अगर हम फोर्स का फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला फॉर द फोर्स विल बी इक्वल टू f is equal to ma। f is equal to ma, force is equal to mass and acceleration, or the product of mass into acceleration। This is the formula for force। अगर हम इससे फोर्स का यूनिट निकालें तो फोर्स का यूनिट बनेगा, मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फोर्स का यूनिट जो है वो है न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन को वैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करे तो हम कहेंगे कि उस पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन अगर हम फोर्स का निकालें, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मींस lt इनवर्स स्क्वायर, तो फोर्स का डायमेंशन होगा mlt इनवर्स स्क्वायर। ये जो लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये डिफाइन करता है फोर्स को क्वांटिटेटिवली। दिस लॉ क्वांटिटेटिवली defines force। ये हमें मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स देता है। इसके बाद हम अगर आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पर, न्यूटन्स थर्ड लॉ
ऑफ मोशन। न्यूटन के तीनों लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ फोर्स को डिफाइन करते हैं एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में, एक तरीके से। फर्स्ट लॉ ने डिफाइन किया फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पर नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट की स्टेट को बरकरार रखेगा। सेकंड लॉ ने बताया अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा होगी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के मैग्नीट्यूड से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। थर्ड लॉ में फोर्स के बारे में ज्यादा बताते हैं। थर्ड लॉ में यह बताता है कि फोर्स हमेशा एक्शन और रिएक्शन की फॉर्म में एक्ट करती है। या हम इस बात को इस तरीके से कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर लें, एक ऑब्जेक्ट ए एंड दूसरा ऑब्जेक्ट बी, तो न्यूटन थर्ड लॉ हमें कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, तो ऑब्जेक्ट ए की फोर्स जो ऑब्जेक्ट बी पे लगेगी उसको हम ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑफ ऑब्जेक्ट बी लिखेंगे, जिसको एक्शन फोर्स हम कहेंगे। और जो ऑब्जेक्ट बी की फोर्स है वो ऑब्जेक्ट ए पर लगेगी, उसको हम फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए कहेंगे, जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहेंगे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू एफ ए बी एंड फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू बी ए। तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगी एंड एक दूसरे के अपोजिट होगी, जिसको एक को हम एक्शन कहेंगे और दूसरे को रिएक्शन कहेंगे। दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अपोजिट फोर्सेस आप ये भी लिख सकते हैं if there are two objects, force of object A on B and a force of object B on A are equal in magnitude and opposite direction, therefore they are called action and reaction force। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि action and reaction force never act on same body। एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पर रिएक्ट नहीं करते। एक्शन और रिएक्शन के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट्स का चाहिए। फॉर सपोज आप अगर बुक कंसीडर करें, बुक अगर टेबल पर पड़ा है तो बुक की एक्शन फोर्स जो है इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड है। रिएक्शन फोर्स ऑफ द टेबल जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं वो अपवर्ड है। तो एक डाउनवर्ड है दूसरी अपवर्ड है, टेबल बुक पर और बुक टेबल पर फोर्स अप्लाई करें, इसको हम एक्शन और रिएक्शन के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। जो भी हमारे नेचर में प्रोसेस होते हैं तकरीबन वो नेचुरल न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, यानी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस को फॉलो करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ऑब्जेक्ट एक है तो उस पर भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो रही होगी, नहीं। ऑब्जेक्ट एक्शन और रिएक्शन के लिए दो फोर्सेस का, एक्शन और रिएक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का होना बहुत जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ वहां पर फॉलो हो रहा है। तो एफ ए बी फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट 1 ऑन सेकंड और ए ऑन बी इज इक्वल टू माइनस force of object B on A. This was Newton's third law of motion.